बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछला जो लेक्चर है उसकी कंटिन्यूटी है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि रूट प्रेशर एसेंट ऑफ सैप में कैसे हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहले ये दूसरी फोर्स है जो एसेंट ऑफ सैप के अंदर जो हेल्पफुल है। पहली जो फोर्स वो हमने डिस्कस की थी वो कोहेशन टेंशन थ्योरी से रिलेटेड है, और दूसरी जो फोर्स है वो रूट प्रेशर, या इसको पुशिंग फोर्स भी कहा जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने कहा था जो कोहेशन टेंशन थ्योरी है वो ट्रांसपायरेशन पुल के जरिए से एक्सप्लेन कर रही होती है कि पानी ऊपर की तरफ आ रहा है, और यहाँ ये पानी को पुश कर रही होती है नीचे से, जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। ये काम कैसे करती है? बिल्कुल इसी तरह काम करती है जैसे हमारी जो टैंकी है वो भरती है। जैसे मैं कहता हूँ ये हमारी टैंकी है, इसमें नीचे वाटर पाइप कनेक्टेड होता है, और ये जो वाटर पाइप है ये हमारी मोटर के साथ कनेक्टेड होता है। तो मोटर मुसलसल पानी अंदर भेज रही है, और जितना पानी आता जाएगा तो यहाँ एक प्रेशर जनरेट होता जाएगा, वही प्रेशर पानी को ऊपर की तरफ मूव करवाता चला जाएगा। तो यानी अगर फ्लो होता रहे पानी का तो इस जगह नीचे वाली जगह पानी का प्रेशर जनरेट होगा और वही पानी को ऊपर की तरफ भेजेगा। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। पानी का एक प्रेशर है जो नीचे की तरफ यानी नीचे वाली सरफेस में बन रहा है और वही पानी को ऊपर की तरफ भेज रहा है। अब सवाल ये है, हमारी टैंकी तो मोटर के जरिए से भरती है, तो रूट्स में कौन सी मोटर्स हैं जिसकी वजह से पानी मुसलसल इंटर होता रहे? तो इसका बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है कि सबसे पहले जो हमारे जाइलम टिश्यू होते हैं उनके अंदर कुछ साल्ट सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं। वो मुसलसल जो सैप है जाइलम के अंदर उसमें साल्ट को सिक्रेट कर रहे होते हैं, साल्ट। और हमने डिस्कस किया था अपना वाटर पोटेंशियल वाले टॉपिक में, जितना ज़्यादा साल्ट आते चले जाएंगे वो वाटर पोटेंशियल को उतना ही कम करते चले जाएंगे, और जब वाटर पोटेंशियल कम होगा तो पानी साइडों से यानी पेरिसाइकल से, एंडोडर्मस से, एक्टोडर्मस से आना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पानी की अमाउंट जो ही बढ़ेगी तो उसके बढ़ने की वजह से एक प्रेशर जनरेट होगा, वही प्रेशर पानी को ऊपर की तरफ सेंड करेगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारी टैंकी के अंदर पानी भर रहा है। तो एक्टिव सिक्रेशन ऑफ साल्ट इन जाइलम सैप फ्रॉम द जाइलम सेल्स, ये क्या करेगा? जो वाटर पोटेंशियल है इसको कम कर देगा। वाटर इनटू जाइलम बाय द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है कि हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ पानी का मूव करना, ये क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। तो यहाँ चूंकि वाटर पोटेंशियल कम हो चुका है इस वजह से साइडों से पानी अंदर आना शुरू हो जाएगा, और इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ वाटर, पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब पानी आ कैसे रहा है ये हम बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो हमने अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर वाला टॉपिक पढ़ा था कि पानी एपोप्लास्ट पाथवे यानी सेल वॉल के जरिए से भी आ सकते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए से भी आ सकता है, और वैक्यूल के थ्रू भी आ सकता है। और इस तरह जितना ज़्यादा पानी यहाँ आता जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोस्टैटिक यानी पानी का प्रेशर डेवलप होता जाएगा। वही जो प्रेशर है वो यानी एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर की वजह से पानी ऊपर जा रहा है। पानी के यहाँ जमा होने से प्रेशर जनरेट हुआ, वही प्रेशर पानी को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन देखने में यह आया है कि ये इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता। जैसे मैं कहता हूँ कि कुछ काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट में जब ये चेक किया गया, सपोज मैं कहता हूँ एक प्लांट है वो 100 फीट ऊंचा है, उसके ऊपर लीव्स वगैरह हैं, और लीव से ट्रांसपायरेशन हो रही होती है, और ट्रांसपायरेशन पुल के जरिए से पानी ऊपर की तरफ जा रहा होती है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। लेकिन अगर हम लीव्स को उतार दें तो लीव्स के उतारने का मतलब ये है कि हमने इस प्लांट से ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दी। तो देखने में यह आया कि जो मैक्सिमम आप कह सकते हैं पानी ऊपर की तरफ जा सकता है वो तकरीबन 7 से 8 फीट तक जाता है, 7 से 8 फीट। अब वो प्लांट जो 100 फीट ऊंचा है, या 200 फीट ऊंचा है, या 300 फीट ऊंचा है, तो पानी तो मैक्सिमम रूट प्रेशर की वजह से क्या है 7 से 8 फीट। तो इतनी ज़्यादा बुलंदी के ऊपर फिर पानी कैसे जाएगा? तो यहाँ फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो मेजर कंट्रीब्यूटर है एसेंट ऑफ सैप में वो हमारा ट्रांसपायरेशन पुल या कोहेशन टेंशन कॉन्सेप्ट है। तो वैल्यू कितनी है? 100 to 200 किलो पास्कल यहाँ प्रेशर जनरेट होता है। एक्सेप्शन है कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें 800 तक ये वैल्यू जा सकती है, लेकिन ये वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है कि हमारे पास इस वैल्यू को अचीव कर सके, या इससे ज़्यादा जो वैल्यू है उनको अचीव कर सके। अच्छा, डे टाइम में अभी हमने डिस्कस किया, डे टाइम में एक्यूमुलेशन जितनी होगी तब प्रेशर जनरेट होगा, लेकिन डे टाइम में चूंकि ट्रांसपायरेशन मुसलसल हो रही होती है
तो वो ट्रांसपायरेशन मुसलसल पानी को ऊपर की तरफ खींच रही होती है, तो यहाँ पानी एक्यूमुलेट ही नहीं होता, और जब एक्यूमुलेट ही नहीं होगा तो रूट प्रेशर जनरेट ही नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि डे टाइम में जो रूट प्रेशर है वो बहुत लीस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो जनरेट ही नहीं हो रहा व्हेन ट्रांसपायरेशन पुल इज एक्टिव। वो कहते हैं जब मेन खिलाड़ी हो, जो दूसरे एडिशनल या जिनको हम स्टेप नहीं कह सकते हैं, जिनको आप कह सकते हैं जो रिजर्व खिलाड़ी हैं, उनकी बारी नहीं आती। लेकिन अगर खुदा न खास्ता मेन खिलाड़ी है वो इंजर्ड हो गया, फिर जो रिजर्व खिलाड़ी होते हैं उनकी बारी आती है। तो आप ये समझ लें कि डे टाइम में जो हमारा मेन खिलाड़ी है एसेंट ऑफसेट में, वो ट्रांसपायरेशन पुल है। जो रूट प्रेशर है वो रिजर्व खिलाड़ी है। हाँ, ट्रांसपायरेशन अगर स्लो हो जाती है या कम हो जाती है, फिर ये अपना रोल ज़्यादा प्ले करेगा। जैसे तो हम कह सकते हैं कि ये उस वक्त कंट्रीब्यूशन ज़्यादा परफॉर्म करेगा जब ट्रांसपायरेशन स्लो हो, या वो प्लांट जो छोटे हों उनके अंदर भी आप कह सकते हैं इसका कुछ रोल हो सकता है, क्योंकि 7 से 8 फीट तक तो ये ऊपर लेके जाता है पानी को। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है गुटेशन और एक्सुडेशन का। ये भी बिल्कुल इसी तरह है जैसे हमारी जो टैंकी है, कहाँ चली गई टैंकी, जब आपने देखोगा यहाँ एक वाल्व लगाया जाता है, जब टैंकी भरती है तो यहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऊपर वाला जो ढक्कन है वो बंद होता है। क्लियर? तो इसी तरह हमारे पास बाद दफ़ा ये होता है कि रूट प्रेशर की वजह से पानी लीव्स में मौजूद कुछ खास किस्म के जो ओपनिंग्स हैं, जिनको हाइड्रोथोर्स कहा जाता है, या इनको वाटर स्केटिंग ग्लैंड्स भी होते हैं, उनके जरिए से पानी निकलना शुरू हो जाता है। और ये आमतौर पे बहुत ही ज़्यादा जो छोटे प्लांट्स हैं, जैसे ग्रासेस है, स्ट्रॉबेरी है, जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल प्लांट है, उनमें ये बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाती है। जैसे मैं कहता हूँ ये ग्रास है, तो ग्रास की टिप से बाद दफ़ा पानी के ड्रॉपलेट्स निकलना शुरू हो जाते हैं, और ऐसे लगते हैं जैसे ये ड्यू ड्रॉप्स हैं। अच्छा, इनको आप ड्यू ड्रॉप्स नहीं कहेंगे, ये गुटेशन ड्रॉप्स होते हैं। ड्यू ड्रॉप और गुटेशन ड्रॉप्स में फ़र्क क्या है? ड्यू ड्रॉप हमारे जो इन्वायरमेंट के अंदर वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस होकर जो चीज़ बनाते हैं वो ड्यू ड्रॉप्स हैं। लेकिन यहाँ ये वाले जो ड्यू ड्रॉप्स बाहर निकले, ये नज़र ड्यू ड्रॉप्स की तरह ही आते हैं, लेकिन ये जो बाहर की तरफ निकले वो प्लांट के अंदर से आए, तो ये ड्यू ड्रॉप्स नहीं है, बेसिकली गुटेशन ड्रॉप्स हैं या एक्सुडेशन ड्रॉप्स हैं। क्लियर? तो ये फैक्टर कब होगा? जैसा भी हमने डिस्कस किया कि रूट प्रेशर की वैल्यू उस वक्त ज़्यादा बढ़ेगी जब ट्रांसपायरेशन कम होगी। जैसे ट्रांसपायरेशन उस वक्त कम होती है जब हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, या रात को जब स्टोमेटा वगैरह क्लोज होते हैं, फिर आप कह सकते हैं ट्रांसपायरेशन कम हो जाती है। तो काज क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, के पानी एक्यूमुलेट होता जाएगा प्लांट में। जितना पानी एक्यूमुलेट होगा तो वो किसी ना किसी ओपनिंग के जरिए से बाहर निकल रहा होगा। तो वो जो ओपनिंग के जरिए से पानी बाहर निकलता है उसको हम कहते हैं ये ड्रॉप की शक्ल उसने इख्तियार कर ली है, तो वो क्या बन जाएगा? गुटेशन ड्रॉप बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ कि जो हमारे इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ गुटेशन और एक्सुडेशन। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था रूट प्रेशर का। इंशाल्लाह अगला जो आर्टिकल है उसमें फिर हम जो एसेंट ऑफ सैप का जो बाकी पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।